नतीजों से पहले इंडिया गठबंधन की रणनीति। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग के दिन 1 जून को इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में चुनाव नतीजे के साथ आगे की रणनीति को लेकर मंथन किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। ऐसे में नतीजों से पहले ही इंडिया गठबंधन की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। क्या यह बैठक चुनाव के बाद की परिस्थितियों के मद्देनजर होने वाली है? बैठक में आपस में एकजुटता बनाए रखने की कोशिश और आगे की तैयारियों की रणनीति को लेकर है। चुनावी नतीजों से पहले इंडिया गठबंधन ने क्यों बुलाई है बैठक, इसी मामले पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 6 चरणों का मतदान हो चुका है और आखिरी यानी 7वें चरण के लिए वोटिंग 1 जून को होनी है। इस चुनावी महासमर के नतीजे 4 जून को आएंगे। उससे पहले 1 जून को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई है। आखिरी चरण की वोटिंग के दिन दिल्ली में विपक्षी इंडिया गठबंधन के आला नेता चुनाव की समीक्षा करेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन को 300 सीटें जीतने का भरोसा है। खास बात यह है कि यह बैठक आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के आत्मसमर्पण से ठीक एक दिन पहले बुलाई गई है। दरअसल दिल्ली आबकारी नीति के कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी थी। 2 जून को उन्हें फिर से तिहाड़ जेल जाना होगा। इंडिया ब्लॉक ने कथित तौर पर अपने सभी गठबंधन सहयोगियों को बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है, जो लोग चुनाव के नतीजे घोषित होने से 4 दिन पहले दिल्ली में होंगे। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव, बिहार से तेजस्वी यादव और तमिलनाडु से मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के शामिल होने की पूरी संभावना है। चुनाव नतीजों से पहले विश्लेषक अपने अपने आंकड़े पेश कर रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि इस बार के चुनाव में एनडीए को इंडिया ब्लॉक टक्कर दे सकता है। हालांकि कई विश्लेषकों का यह भी मानना है कि एनडीए 2019 के जैसे मजबूती के साथ वापसी करेगा। एम रिपोर्ट। तो 1 जून को इंडिया गठबंधन ने अपनी बैठक बुलाई है और इसमें यह बताया जा रहा है कि सभी राजनीतिक दल इंडिया गठबंधन की इस बैठक में शामिल होंगे। लेकिन सस्पेंस जो बना है वो बना है कि आखिर ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल होंगी या नहीं होंगी। देखिए, ये कब कब बैठक हुई वो तारीख के साथ हम आपको बता रहे हैं। अब चौथी बैठक होनी है, यह 1 जून 2024 को। पहली बैठक हुई थी 23 जून 2023 को, जो पटना में हुई थी, जिसमें नीतीश कुमार भी थे। फिर 17-18 जुलाई 2023 को बेंगलुरु में, 31 अगस्त और 1 सितंबर 2023 को मुंबई में, और चौथी बैठक 1 जून 2024 को दिल्ली में। इससे पहले जनवरी के महीने में भी एक बैठक हुई थी जो वर्चुअली हुई थी, जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी नेता वर्चुअली जुड़े थे। लेकिन फिजिकल तौर पर ये 4 बैठक हुई है, यानी कि 3 हुई है। चौथी बैठक अब 1 जून 2024 को होगी। लेकिन अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी भी इस बैठक में शामिल होंगी, क्योंकि अभी तक वो लगातार यही कह रही हैं। एक तो उन्होंने पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ा और दूसरा उनका यह कहना है कि हम इंडिया गठबंधन को बाहर से समर्थन देंगे। तो क्या ऐसे में वो पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बताया जा रहा है कि इसमें तेजस्वी यादव होंगे, अखिलेश यादव होंगे, इसमें साउथ से एमके स्टालिन होंगे और साथ ही और तमाम राजनीतिक दल इसमें होंगे जो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। दूसरा यह भी एक फैक्टर माना जा रहा है कि 1 जून को इसलिए इस बैठक को रखा गया क्योंकि 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर करना है अरविंद केजरीवाल को। तो उससे एक दिन पहले, यानी कि उनकी मौजूदगी में इस बैठक को रखा गया। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ खेमचंद शर्मा जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के, और हमारे साथ अश्वनी मिश्रा जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों का स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। खेमचंद जी, इंडिया गठबंधन का अब यह दावा है और वो ये कह रहा है कि हम छठे चरण में ही बहुमत के आंकड़े को पार कर गए हैं और लगभग 300 सीटें तो छठे चरण तक ही हैं, सरकार बनने जा रही है। फिर आपका 400 पार का आंकड़ा कहां रहेगा? नमस्कार, जय हिंद जी। नमस्कार। वो इंडिया गठबंधन वाले एनडीए कहना मतलब चाहते हैं, नाम अपना ले रहे हैं, लेकिन एनडीए गठबंधन जो बहुमत से ऑलरेडी आगे पहुंच चुका है और 7वें चरण आते आते हम लोग 400 के आसपास एनडीए पहुंच जाएंगे।
थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन हम 400 के आसपास पहुंच जाएंगे। और देखो, खुशी या उम्मीद करने की कोई भी कर सकता है, और हमारे यहाँ पे तो डेमोक्रेसी है, सभी को अपनी बातें रखनी, अपना विचार रखना, अपने उम्मीदों को प्रकट करने का अधिकार है। और इंडिया गठबंधन वालों को भी, इंडिया गठबंधन वाले भी जानते हैं, और शायद केजरीवाल जी को भी फेयरवेल पार्टी देना चाहते हैं जेल जाने से पहले, इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं कि भाई केजरीवाल जी जेल जाएंगे, उससे पहले एक बार उनको फेयरवेल पार्टी दे दें। मेरे को इससे ज्यादा और कुछ नहीं लगता, फेयरवेल पार्टी है, सेलिब्रेट करेंगे केजरीवाल जी, और उसके बाद फिर डिस्कस हो जाएगा। ठीक है अश्विनी मिश्रा जी, एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल ने भी कुछ दिन पहले इस बात का दावा किया था कि हम 300 पार होने वाले हैं। अब 1 तारीख को बैठक बुलाई है इंडिया गठबंधन ने, और उनका कहना है कि छठे चरण में ही हम बहुमत के आंकड़े को पार कर गए हैं। क्या समीकरण ऐसे बनते हुए नजर आ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन एनडीए पर भारी पड़ जाएगा? जी, इस बार चुनाव जो है बड़ा हटेगा, 450 सीट पर तो ये अश्विनी जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ, मैं आपके पास लौटूंगा, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, टेक्निकल फॉल्ट है, उसको ठीक कर रहे हैं। संदीप त्रिपाठी जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी। हाँ, संदीप त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। स्वागत है आपका संदीप जी। संदीप जी, 1 तारीख को इंडिया गठबंधन अपने सभी दलों के साथ बैठक कर रहा है, और दावा यह है कि हम तो छठे चरण में ही बहुमत के आंकड़े को पार कर गए, 7वें चरण तक 300 पार हो जाएगा। लगता है कि यह समीकरण फिट बैठेगा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए राणा जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता अब तो स्वयं ये कह रहे हैं, मोदी जी ने स्वयं अपने इंटरव्यू में कहा कि 400 का नारा उन्होंने जनता को और विपक्ष को गुमराह करने के लिए दिया था, और इसी झांसे में वो फंस गए। ये नरेंद्र मोदी जी अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं, संदीप त्रिपाठी की बात नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि झांसे में देने का प्रयास आपने किया, लेकिन झांसे में विपक्ष नहीं फंसा, झांसे में फंस गया सत्ता पक्ष। उसकी वजह आप समझिए। देखिए, बीजेपी में एनडीए ने एक नारा दिया 400 पार का जी, उसका अभी एक चरण का चुनाव, फिर भी मैं कह देता हूँ ये बहरहाल चुनाव के बाद मुझे बोलना चाहिए, लेकिन मैं आज ही बोल देता हूँ। देखिए, इससे जब विपक्ष ने संविधान का सवाल उठाया, संविधान पर हमले की बात की, और उसके लिए तथ्य दिया कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें इसी वजह से मांग रही, और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने, 2 छोट भैया नेताओं ने उसी बहकावे में आके इस तरीके के बयान दिए। उससे एक परसेप्शन क्रिएट हुआ कि भारतीय जनता पार्टी इसीलिए चाहती है 400 सीट के विधान में बदलाव चाहती है। उसकी वजह से मैं उत्तर प्रदेश अकेले की बात अगर कर लूं, तो उत्तर प्रदेश में वो बसपा का हो जो है सपा को या कांग्रेस को नहीं मिला करता था, वो सिर्फ इस वजह से आज जो है वो हमारे साथ जुड़ा, क्योंकि उनको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इसी वजह से 400 सीट की डिमांड कर रहा है, क्योंकि उन्हें संविधान में परिवर्तन करना है, जिससे आरक्षण चला जाएगा, जिससे जो उनको सुविधाएं जो है संविधान के माध्यम से मिलती थी, उन सबसे वो वंचित हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी खेमचंद जी ने ये कहा, अभी हमारे संदीप जी, अभी हमारे साथी ने कहा, खेमचंद जी ने कहा कि हम 400 तक पहुंचने वाले। साहब, आप अपने नेताओं का बयान सुन लीजिए, वो तो स्वयं ये कह रहे हैं ना कि ये तो सिर्फ एक जुमला था, बाकी 400 आप ही बताइए। 303 सीटें तब थी जब इनके पास राजस्थान पूरी मध्य प्रदेश पूरा का पूरा, उत्तराखंड पूरा का पूरा, हिमाचल प्रदेश पूरा का पूरा जो है, आप जो है चले आइए पूरा का पूरा। भैया बढ़ो की कहा संदीप जी खेमचंद जी ने भी ये कहा, खेमचंद जी ने ये कहा कि ये बैठक सिर्फ इसलिए हो रही है ताकि अरविंद केजरीवाल को फेयरवेल पार्टी दी जा सके। इस बैठक का सिर्फ एकमात्र मकसद है। नहीं, ये भी मकसद है कि अरविंद केजरीवाल जी से ये पूछ लिया गया कि अरविंद केजरीवाल जी जो है, आप जिस जेल में रह रहे हैं वहां पर जो है अमित शाह जी का रहना सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा, या कोई और दूसरी जेल की व्यवस्था की जाए उनके लिए। हाँ, इसलिए कि इनके कुकृत्यों का तो भांडा फूटना ही है ना।
जो ये नोटबंदी में लूटमारी किए हैं, कोरोना काल में लोगों से लूटमारी की, कोरोना वैक्सीन जहर, मीठा जहर लोगों को लगवा के वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से 50 करोड़ का जो है उन्होंने फंड ले लिया, जो है डोकसी करने वालों से 250 करोड़ रुपए का फंड ले लिया, तो पाप तो भोगना ही है ना। तो इसलिए जेल की समीक्षा भी हो सकती है, क्योंकि केजरीवाल जी को इन तानाशाहों ने भेजा है, तो ये पूछने के लिए भी हो सकता है कि कहां पर मोदी जी के लिए कौन सा सही रहेगा, जो है अमित शाह जी के लिए कौन सा सही रहेगा। ठीक है, अश्विनी जी आवाज मिल पा रही है? अश्विनी जी सुन पा रहे हैं मुझे? अश्विनी जी की आवाज में अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, एक बार चेक कीजिए। हाँ अश्विनी जी। लेकिन हाँ अश्विनी जी आपकी आवाज अभी भी ब्रेक हो रही है। खेमचंद जी उनका यह कहना है कि गलतफहमी है आपको, 400 पार का आंकड़ा आप नहीं छू रहे हैं और वो तो पूरी तैयारी के साथ है, इसीलिए ये बैठक कर रहे हैं। से पूछेंगे और लोग वहां पे देखने आएंगे तो उनका इस्तेमाल ठीक है या नहीं, व्यवस्था वगैरह ठीक है या नहीं, कोई प्रॉब्लम है तो फिर हम लोग कुछ उसमें कोर्ट में जाके एक्स्ट्रा फैसिलिटी मांग लें। तो वो चाहते हैं कि जो इंडिया गठबंधन के और लोग हैं जिन पे सीरियस एलिगेशंस हैं उनका भी नंबर आने वाला है, तो केजरीवाल जी के साथ सलाह मशवरा करना चाहते हैं। अच्छी बात करिए, करनी भी चाहिए। लेकिन अगर मैं ऑन सीरियस नोट अगर आप ये एनालाइज करें, हर एक केस को एनालाइज करें, तो 300 तो क्या, 100 के आसपास भी नहीं पहुंच रहे। और 300 350 की बात, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, इनके विचार देखिए, इनके कार्यकर्ता, इनके नेताओं का। अभी दिल्ली में इलेक्शन हुआ, हरियाणा में इलेक्शन हुआ, इनके 40 to 50% जहाँ टेबल होती है वो खाली थी या पेट भरकर बैठे हुए थे। वहाँ उन्होंने 500 से 1,000 रुपए देख के लड़के लड़कियों को बैठाया हुआ था। कार्यकर्ता तक इनके पास नहीं, बैठने तक के लिए लोग टेबल पे नहीं थे। वोटर्स तो एक अलग बात है। तो अपने आप में दिखाता है कि कुछ भी कहते रहें, लेकिन आज देश नकारात्मक शक्तियों को नहीं सपोर्ट करता। आज देश चाहता है जो विकसित भारत बनाना चाह रहे हैं, जिन्होंने 10 साल में करके देखा है, जिन्होंने मात्र 10 साल में 15 नए एम्स बनाए हैं, जिन्होंने मात्र 10 साल में नए 7 IIT बनाए, 16 नए IIIT बनाए, 7 नए IIMS बनाए हैं और 390 यूनिवर्सिटी बनाई है। मेडिकल की जो पीजी जो सीट है उनको डबल से भी ज्यादा किया है। वो ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करना चाहते हैं, ना कि उनको जिनकी 3-3 4-4 पीढ़ी एक ही नारा देते हुए निकल गई, लेकिन एक भी व्यक्ति को उन्होंने सीरियसली गरीबी से बाहर नहीं निकाला। वहीं आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मात्र 10 साल में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को महागरीबी से बाहर निकाला, और उनका रिकॉर्ड है। और पूरे विश्व में आज फूड इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन पीक पे है, और कांग्रेस के जमाने में भी 10-12% इन्फ्लेशन हुआ करता था। आज वो चीज लिमिट में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी सरकार है। लेकिन महंगाई और बेरोजगारी तो वैसे ही सबसे बड़ा मुद्दा है, और आप कह रहे हैं कि कम है। नहीं, बेरोजगारी है तो कांग्रेस पार्टी में है, कुछ जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में है। देश में तो बेरोजगारी का लेवल इतना नहीं है, क्योंकि रोजगार का जो, लेकिन आंकड़े तो बता रहे हैं कि बेरोजगारी है। नहीं, वो तो कहते रहेंगे। जो आंकड़े तो सरकारी है खेमचंद जी, आंकड़े तो सरकारी हैं। आंकड़े कोई पार्टी थोड़ी जारी करती है, आंकड़े तो सरकारी हैं, और सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि बेरोजगारी है। आंकड़े भी बता रहा हूँ, सरकारी आंकड़े बेरोजगारी का लेवल वो नहीं बता रहे। डिस्पाइट ऑफ कोरोना रहा, पॉपुलेशन भी इंक्रीज हुई, लेकिन फिर भी हमारे जो आंकड़े, क्योंकि हमने यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिया है, काम धंधे खड़े किए हैं, छोटे रोजगार खड़े किए हैं। हम लोगों ने जो गांव देहात के पास काम धंधे खड़े करने के लिए वहां पे डिफरेंट आयाम तय किए हैं। सिर्फ नौकरी से आप सभी को रोजगार दे सकते हैं। और विपक्षी आरोप लगाता है कि कितने छोटे रोजगार तो छीन लिया आपने, जो छोटे छोटे कारोबार चला रहे थे वो बर्बाद हो गए जीएसटी में। ये तो कांग्रेस ही कह सकते हैं या समाजवादी पार्टी वाले कह सकते हैं। हम लोगों ने तो काम खड़े करने में मदद की है। मुद्रा के माध्यम से 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को हम लोगों ने सहायता की है। हमने स्वनिधि योजना के माध्यम से 75 लाख से ज्यादा रेडी पटरी वालों को मदद की है। हम लोगों ने सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से 1 करोड़ से ज्यादा बहनों को लखपति दीदी बनाया है, 1 करोड़ से ज्यादा, और 3 करोड़ से ज्यादा बहनों को बनाने वाले हैं। हम लोग जो वर्कर्स हैं उनकी स्किलिंग कर रहे हैं, रीस्किलिंग कर रहे हैं, आप स्किलिंग कर रहे हैं। हम विश्वकर्मा योजना के संदीप जी, 1 तारीख को आप बैठक कर रहे हैं, सभी दलों को बुला रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंस, तो आखिर बैठक में चर्चा किन किन मुद्दों पर होगी? नहीं, बैठक पे बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होनी है, क्योंकि एक विसंगति कहीं ना कहीं जो है सामने आएगी। मे बी जो है भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल होगा,
जहां तक संभावना है, इसलिए कि जो है इंडिविजुअली अकेले का दल, तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति जी उनकी है, और जो राष्ट्रपति को मोदी जी के उससे संदेश जाएगा उसके अकॉर्डिंग अगर वो पहले उनको बुलाती तो कहीं ना कहीं वो फिर खरीद फरोख्त, तो इसलिए कि ये लोग तो व्यापारी लोग हैं, फिर से खरीद फरोख्त करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत सारे इसी तरीके के मुद्दे हैं कि किस तरीके से काउंटिंग भी होनी है, ये वहां पर भी धांधली करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम लोगों ने अभी देखिए कपिल सिब्बल जी ने बताया कि किस तरीके से जो है आपको मशीन का क्या जो सीरियल नंबर होता है वो नोट करना है, सील नंबर नोट करना है। ये सारी चीजें हम लोग जो है अपने वर्कर को 4 तारीख के पहले पढ़े एक लार्जेस्ट स्तर पर देने जा रहे हैं, ताकि जिस तरीके से अगर कोई गुमराह, अगर जो अभी बातें चल रही हैं वोट घटाने बढ़ाने की, सील तोड़कर, या इस तरीके की जो चर्चाएं चल रही हैं, तो उसको किस तरीके से हमें वहां पर पकड़ना है जमीन पर, हम इस पे भी काम करने जा रहे हैं। एक ये भी बिंदु रहेगा। और दूसरी बात, अभी खेमचंद जी बड़ी यूनिवर्सिटी सर बता रहे थे, उत्तर प्रदेश में 2 यूनिवर्सिटी का साहब नाम बता दीजिए जो आपने बनाई हो। फर्जी बात करते हो आप लोग, वही गुजराती पंडे का 420 का फ्रॉड आंकड़ा देते हो। अगर इतना काम किए होते तो मंगलसूत्र, भैंस और जो है मटन, मुर्गी, ये सब की बातें करनी पड़ती है आपको क्या? वो आपका चौथी पास राजा सारी बातें क्यों नहीं बोल पाता जो आप बोल रहे हो? संदीप जी, जो यहाँ पर आप बोल रहे हो चौथी पास राजा, संदीप जी, जनता के बीच में क्यों नहीं संदीप बोलता? जी देखिए समय बड़ा कम मिलता है। सर एक पॉइंट और रख दूं सर, रिक्वेस्ट है राणा जी। अभी हमारे साथी ने कहा कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। साहब 80 करोड़ गरीबों को आप राशन दे रहे हो, 140 करोड़ की आबादी में 105 करोड़ लोगों को मतलब गरीब है। क्या लल्लो पप्पो वाली आप लोग बात करते हो? कुछ तो बौद्धिकता की बात करना। संदीप जी मेरा सवाल ये कि क्या बैठक में प्रधानमंत्री का चेहरा भी से बोलता है? आप लोग तो पढ़े लिखे हो। संदीप जी क्या बैठक में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा ये भी तय किया जाएगा? नहीं, वो संसदीय दल तय करता है, यहाँ पे नहीं होता है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जो संवैधानिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत ये चुनाव के बाद की चीजें हैं। चुनाव के पहले जैसे मैंने बहुत बड़ी बड़ी बातें आपको कही है, ये बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं जो चुनाव के बाद आने वाले हैं। एक और सवाल संदीप जी एक और सवाल कि 2019 में भी नतीजों से पहले इसी तरह से बैठक कांग्रेस ने बुलाई थी, यूपीए ने बुलाई थी, और इसी बात को कहते हुए बुलाई थी कि बहुमत में आ रहे हैं, और नतीजा सबके सामने था। नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं। 2019 में इस तरीके की कोई बैठक नहीं बुलाई गई थी कि हम बहुमत में आ रहे हैं, ना किसी नेता ने दावा किया था। आप उठाकर रिकॉर्ड देख लीजिए, चुनाव के बाद या चुनाव के बीच में किसी भी नेता ने, उस समय तो सर साहब 2019 का चुनाव इन्होंने सैनिकों की शहादत पर लड़ा था, उस समय की हवा ही कुछ दूसरी थी। आज तो अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता गांवों में घुस जाते हैं ना साहब, नहीं, लेकिन बैठक में तो ये बात हुई थी ना कि अगर यूपीए अगर सत्ता में आती है तो प्रधानमंत्री पद कांग्रेस के पास होगा और डीएमके के पास जाएगा गृह मंत्रालय। यूपीए नहीं सर, इंडिया गठबंधन। नहीं, मैं 2019 की बात कर रहा हूं जी, 2019 की बात कर रहा हूं मैं। 2019 में राहुल गांधी ने भी तो ऐसी बैठक की थी। जी, बैठक सर देखिए, कोई भी लोकतांत्रिक गठबंधन होगा, अगर वहां तानाशाही नहीं होगी तो वहां पर चर्चा का स्कोप होता है। वहां नहीं, आप कह रहे हैं ना कि ऐसी कोई बैठक नहीं हुई थी, मैं उसी का कह रहा हूं कि बैठक हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि कांग्रेस के पास प्रधानमंत्री का पद होगा। सर बैठक का एजेंडा आपने ये कहा, उन्होंने कहा कि हम बहुमत में आ रहे हैं, ये दावा उस समय किसी ने नहीं किया था। अगर प्रधानमंत्री का पद आप डिक्लेयर कर रहे हैं, गृह मंत्रालय किसको जाएगा ये आप सोच रहे हैं, तो बात तो वही हुई ना। सर सुन तो लीजिए। हाँ बिल्कुल, वहां पर राहुल जी बिल्कुल डिक्लेयर थे, वो पहले से चुनाव के पहले से थे। और एक बात और मैं कह दूं, आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये हो गई है सर, 6 चरण के चुनाव हो गए, आप 80 कैबिनेट मंत्री थे, राज्य मंत्री और जो है कैबिनेट मंत्री मिला के कितने मंत्री सर चुनाव में निकल कर प्रचार करने आए, आप बताइए मुझे। यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। अरे सर उन लोगों ने हार मान ली है और इस तानाशाह से वो मुक्ति चाहते हैं सर। जनता जितना चाहती है उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता मुक्ति चाहते हैं। ठीक है संदीप जिसको संपात हो गया है, जो मुजरा और लौटूंगा संदीप जी समय कम है। अश्वनी जी, जो दावे कर रही हैं दोनों ही गठबंधन, एक तरफ एनडीए 400 पार
और 300 पार का इंडिया गठबंधन। लगता है कि ऐसा कुछ समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है जो इंडिया गठबंधन 300 पार के आंकड़े को छुएगा। राणा जी जी अश्विनी जी, क्या है सत्या? अश्विनी जी आवाज आ रही है आपको? खेमचंद जी, तमाम बातें संदीप त्रिपाठी ने रखी और उन्होंने कहा कि इस बार वो पूरे कॉन्फिडेंस में है कि सत्ता में वापसी कर रहे हैं। खेमचंद जी देखिए, वो सत्ता में अभी कम से कम 15 से 20 साल तक तो उनका कोई मौका नहीं है, क्योंकि वो अभी भी नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। जिस तरीके से अभी आप देखेंगे आबादी पार्टी, ये नकारात्मक राजनीति क्या होती है खेमचंद जी? मतलब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम अपना नकारात्मक राजनीति क्या होती है? मंगल सूत्रों भय चोरी की बात कर रहे हो। नकारात्मक संदीप जी एक करके बात करेंगे। संदीप जी एक एक करके बात करेंगे। हाँ खेमचंद जी, मैं भी ऐसे बोल सकता था। देखिए, अब तो इलेक्शन समाप्ति की ओर जा रहा है और 1 तारीख को तो लास्ट इलेक्शन है जिसमें आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को चुनाव लड़ रहे हैं। और पूर्वांचल में, पंजाब में तो जहाँ भी चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी बैठक करने जा रही है, फार बैठक करने जा रही है पिछली बार से। तो अभी जो गठबंधन, अभी ये बात करते हैं कि हम सकारात्मक बात कर रहे हैं। कौन सी सकारात्मक बात? आप समाज को लड़ाने की बात कर रहे हैं, क्या सकारात्मक बात? आप माइनॉरिटी अपीजमेंट की बात करते हैं, क्या सकारात्मक बात है? आपने बंगाल में, कर्नाटक में, बिहार में आप माइनॉरिटी को अलग से रिजर्वेशन देना चाहते हैं, पर्टिकुलरली मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहते हैं, क्या ये सकारात्मक बात है? आप कहते हैं कि भाई आप 370 जो हटाया वो गलत हटाया, क्या ये सकारात्मक बात है? आप इंडोर मीटिंग में कहते हैं कि राम मंदिर पे जो डिसीजन कोर्ट का आया आप उसको बदल देंगे, मंदिर को तोड़ देंगे, मस्जिद बना देंगे, क्या ये सकारात्मक बात है? किस तरीके की बातें आप करते हैं? अगर आप नकारात्मक बात नहीं करते तो हमें भी जवाब नहीं देना पड़ता। हम तो सिर्फ डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, हम तो अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर रहे थे और रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से ही हम लगातार लोगों के बीच में थे। हमने अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, जितनी भी 9th पे, हमने हर साल अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया कि अब तक हमने क्या किया। और 10 साल, जब 10 साल हुए तो विकसित भारत यात्रा हमने पूरे देश में निकाली। हर व्यक्ति के साथ, हर क्षेत्र में हम लोगों ने संवाद किया और वो संवाद सिर्फ और सिर्फ काम पे था। लेकिन आपने समाज, क्योंकि आपको पता था कि आप आमने सामने की लड़ाई मोदी से लड़ ही नहीं सकते, इसीलिए आपने समाज को तोड़ने की बात रखी। इसीलिए आपने जो माइनॉरिटी आपकी अपीजमेंट पॉलिटिक्स है उसको स्मार्ट तरीके से ऐसा प्रस्तुत किया कि आप उनको फर्स्ट करके जवाब दीजिए, बनाना चाहते हैं। जैसे केजरीवाल जी ने शराब की पॉलिसी बनाई थी शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए, वैसे ही आप कट्टरपंथियों को ध्यान में रखते हुए। खेमचंद जी जवाब आने दीजिए। संदीप जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप 370 हटाने का विरोध कर रहे हैं, अभी भी राम मंदिर के फैसले को आप बदलने की बात कह रहे हैं और ये नकारात्मक राजनीति का हिस्सा है। पहली चीज तो सर, अगर उन्होंने कहा तो आपको टोकना चाहिए कि कौन से नेता ने कहा, आपको पूछना चाहिए ना। नहीं, आप है ना, किसने कहा भाई? हाँ, आप है ना कांग्रेस के लिए जवाब देने के लिए, इसीलिए मैं झूठ बोल के चला जाऊंगा, आप मुझे टोकेंगे नहीं सर। नहीं तो सामने है ना खेमचंद जी, जवाब देंगे इस बात का। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप बैठे हैं तो आपको टोकना चाहिए। कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने, इंडी गठबंधन वालों ने, अब्दुल्ला ने, ये सारे आपके नेता हैं। तो थोड़ी देर पहले एक एक करके बात करेंगे। खेमचंद जी देखिए, ऐसे समझ में नहीं आता, एक एक करके बात करेंगे। हाँ संदीप जी। जी तो सर, किसी नेता ने, दूसरी बात, राम मंदिर पर इन्होंने चंदा दिया है कि नहीं दिया? संदीप त्रिपाठी ने दिया है। और हम लोग तो अवध के रहने वाले हैं सर। अवध हमारा, आज भी जो अवध का क्षेत्र है, हम लोग जो है निषाद और अवध के बॉर्डर के लोग रहने वाले हैं हम लोग। हमको आप राम पर ज्ञान दीजिएगा ना तो मन करता है कि क्या कहें सर। क्या जानते हो राम जी के बारे में? क्या जानते हो राम मंदिर के बारे में? भाई भारतीय जनता पार्टी का एक वकील मुकदमा नहीं लड़ा, 1 रुपया चंदा जनता ने दिया, आपका उसमें क्या लगा? 63 एकड़ जमीन में मंदिर बन रहा है, 63 एकड़ जमीन नरसिम्हा राव जी ने एक्वायर की। मंदिर का शिलान्यास राजीव गांधी जी ने किया, मंदिर का ताला राजीव गांधी ने तो जो है खुलवाया, उस मंदिर को मस्जिद बनाकर आपने तोड़ दिया। सर इनको बोलिए, अब शांत रहे सर। भटकाने का काम किया। संदीप एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके। खेमचंद जी आप ही के पास आऊंगा मैं अभी। हाँ, लटकाने का काम किया तो आपने चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज पे माथे बंदूक रखकर डिसीजन निकलवा लिया, ये बोल रहे हो? 2000 हमारे समय में जब हाई कोर्ट का डिसीजन आया तो हमने लटकाया था। एक प्रक्रिया होती है कोर्ट की,
वो बदल दीजिएगा, गुंडाई करिएगा, बाप का राज चल रहा है। संदीप जी, दुनिया- संदीप जी, संदीप जी, संदीप नहीं सर, ये अभी अब राम की अगर बात की है तो राम पर अगर कोई भी ज्ञान देता है तो खून खौल जाता है कि 27 वर्ष टेंट में अगर भगवान राम रहे, जिन जिन नेताओं की वजह से रहे, आज उनका विनाश हो गया। मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, लाल कृष्ण आडवाणी जी नेपथ्य में चले गए, उमा भारती जी नेपथ्य में चली गई, रितंबरा जी नेपथ्य में चली गई, जितने भी नेता उस समय थे सर वो नेपथ्य में चले गए, उनका विनाश हो गया सर। ठीक है, मैं जवाब ले रहा हूं, मैं जवाब ले रहा हूं। खेमचंद जी, उनका ये कहना है कि उनके कौन से नेता ने ऐसा बयान दिया कि राम मंदिर का फैसला बदलेंगे? राणा जी, पहले तो मैं इनको बता देता हूँ कि 2010 में हाईकोर्ट का फैसला आया था, आपकी सरकार थी, आपकी 3-4 साल सरकार भी रही, आपने ऐसा क्या किया? क्या आप सुप्रीम कोर्ट में गए? क्या आपने सुप्रीम कोर्ट में रिक्वेस्ट की कि भाई जो राम मंदिर का फैसला इसको स्पीड अप किया जाए, इसको जल्दी किया जाए? क्यों डिले हुआ? एक एक करके बात करेंगे संदीप जी, संदीप जी, एक एक करके बात करेंगे संदीप जी, एक एक करके बात करेंगे ना, एक एक करके। आपको भी पूरा मौका दिया बिना टोके, आपको भी मौका दिया। मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया शंकराचार्य को। शंकराचार्य जी क्या कर रहे हैं? एक एक करके बात करेंगे ना संदीप जी, जवाब आने दीजिए ना संदीप जी, इसके बारे में संदीप जी, संदीप जी, संदीप जी, संदीप जी, संदीप जी, देखिए समय भी कम है, समय भी कम है। खेमचंद जी, खेमचंद जी, हाँ संदीप जी, संदीप जी, समय भी कम है, समय भी कम है संदीप जी। खेमचंद जी जवाब दीजिए कि आखिर कांग्रेस के कौन से नेता ने बयान दिया? कांग्रेस के कौन से नेता ने बयान दिया? इनके पास राणा साहब कोई जवाब नहीं है। नहीं, आप जवाब दीजिए ना, कांग्रेस के कौन से नेता ने बयान दिया कि राम मंदिर का फैसला पलटेंगे? देखिए 2010 में हाईकोर्ट का डिसीजन आया। नहीं नहीं, आप बयान बताइए ना मुझे। खेमचंद जी, खेमचंद जी, समय बहुत कम है, समय कम है, समय कम है, समय कम है। आप मुझे नेता का नाम बताइए। किया कि वो डिसीजन आए नहीं, और जब वो डिसीजन ठीक है, शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन 1 जून को इंडिया गठबंधन ने अपने सभी गठबंधन के राजनीतिक दलों को बुलाया है बैठक के लिए, जिसमें चर्चा होगी कि आखिर आगे की रणनीति क्या होगी चुनाव के बाद, यानी कि जब नतीजे सामने आएंगे तो किस तरह से मुस्तैद रहना है। जो तमाम आरोप ईवीएम से लेकर तमाम चीजों पर लगते हैं, उनको लेकर किस तरह से सतर्कता बरतनी है, और बाकी चीजों पर भी चर्चा होगी। देखना होगा कि आखिर 1 जून को और क्या कुछ चर्चाएं होती हैं। लगातार खबरों के लिए एएमवी नेटवर्क देखते रहिए। नमस्कार।